अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम आसिम नाज़म, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में से सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये लॉ ऑफ मास एक्शन दो बंदों ने प्रपोज किया था। किन किन ने किया था उनका नाम आप नोट करते चलें। प्रपोज बाय, एक का नाम था गुल्डबर्ग और दूसरे का नाम था पीटर वोग। पीटर वोग और गुल्डबर्ग ने 1864 में ये लॉ प्रपोज किया था। अब ये लॉ है क्या, इस लॉ का मेन मकसद क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ मास दिया किसने था, प्रपोज बाय गुल्डबर्ग एंड पीटर वोग ने दिया था। इस लॉ का मकसद ये है कि बेटा कि अगर हमारे पास दो चीजें हैं, मिसाल को ए और बी, सी और डी बनानी है। एरो की लेफ्ट साइड हम कहते हैं रिएक्टेंट और एरो की राइट साइड हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इस लॉ का ये मतलब है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आपस में ताल्लुक होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम उसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, कि भाई प्रोडक्ट हमारी बन रही है, रिएक्टेंट हमारी बन रहा है, लेकिन किस मिकदार से बन रहा है, ये दोनों चीजें कैसे बन रही है, ये सारी चीजें लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब करता है। सो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। कि भाई ये जो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ है, रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों के प्रोडक्ट, द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। कि भाई रिएक्टिंग स्पीशीज का जो रेट है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट, किन की प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस लॉ की ये स्टेटमेंट है। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है भाई, स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किन के साथ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज टू प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं इनके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज है एन की प्रोडक्ट, किन की प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। एक्टिव मास क्या होता है, बेसिकली एक्टिव मास होता है कि हम एक्टिव मास को डिफाइन करें। अगर डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक्टिव मास होता क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्टिव मास बताया है, वो दोबारा से मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। एक्टिव मास होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां तो हम DFQ में बताएंगे, यहां बताएंगे लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम हम उसे कहते हैं एक्टिव मास कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसे हम क्या कहते हैं भाई, एक्टिव मास कहते हैं। और एक्टिव मास हमेशा ब्रेसेस में लिखा जाता है, always written in braces। एक्टिव मास हमेशा ब्रेसेस में लिखा जाता है, ठीक है भाई। तो ये है जनरल एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, आई बात समझ में ना। और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किन रिएक्शन के लिए होता है, इट
वाइडली suitable for dilute reactions. ठीक है, एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये जो लास्ट मास एक्शन है ये रिवर्सिबल और डाइल्यूट रिएक्शन के लिए ज्यादातर प्रीफर किया गया है, बाकियों के लिए नहीं किया गया है। उसका मतलब क्या है, ये जो ला है ये स्पेसिफिक है डाइल्यूट रिएक्शन के लिए। अब डाइल्यूट रिएक्शन क्या होती है डियर स्टूडेंट, ये आपको मे भी पता ना हो तो हम डाइल्यूट रिएक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या होती है। मैंने आपको उस दिन बताया था डाइल्यूट रिएक्शन के बारे में, दोबारा से मैं अभी करता हूं, लेकिन हम सबसे पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है भाई, और ये अप्लाई होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। याद रखना है यहाँ पे एक चीज कि रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली हैपन इन क्लोज वेसल, कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ बंद कंटेनर में हो सकता है। ठीक है भाई, तो आते हैं हम इसकी स्टेटमेंट जो हमने लिख दी, इसकी डेरिवेशन करते हैं। O2 यहां में बनेगा CO2 प्लस 2H2, ये एक मैंने इक्वेशन ली है। हम इसकी क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। सॉरी, कैन आई हैव अ डस्टर, सॉरी दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, वेरी सॉरी। NH3 हम, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की होती है, N2 प्लस 3H2 ये एक रिएक्शन है, हम इसकी ये लिखेंगे। अब यहां पे क्या है, हमें दो चीजें हमने आप लोगों ने डिस्कस करनी है। कौन सी, इसको हम कहते हैं, इस साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। एरो की इस साइड को हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, और एरो की साइड से हम क्या कहते हैं, इन्हें फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। थोड़ी ये चीज आपने आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है भाई, एरो की साइड को हम कहते हैं बैकवर्ड, एरो की साइड को हम कहते हैं फॉरवर्ड। अब ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किन के साथ, एक तो N2 के साथ, दूसरा अब प्लस साइन हम करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और H2 के साथ। ये 3 को हम कोफिशिएंट को उसको देंगे पावर। उसके बाद ये जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, अब वो क्या होता है, NH3। ये जो 2 कोफिशिएंट ये हम देंगे पावर। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ इक्वेशंस को। हम करेंगे दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो निकलेगा क्या कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है भाई, ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, ये बराबर होता है N2 मल्टीप्लाइड H2 अपान की निशानी देंगे और लिखेंगे NH3, पावर देंगे 2। अब जैसा कि हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड अपान रेट ऑफ, ये बराबर होता है Kc के, क्योंकि ये दोनों होती हैं कांस्टेंट। ये दोनों क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। इस वजह से हम इसे लेंगे किन के बराबर, Kc के बराबर लेंगे। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Kc बराबर है N2 सॉरी H2 और देंगे पावर, उसके अपान में लिखेंगे NH3 के, ये बराबर होता है पावर 2 देंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना। हम कैसे किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे ये जो Kc है इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इस Kc को हम क्या नाम देते हैं, इस Kc को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देती हैं इसे केसी को। ठीक है भाई। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। हमने क्या किया? रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, ये रिएक्टिंग स्पीशीज है, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दोनों के देखें। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। देखिए रेट ऑफ ये केमिकल रिएक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ, रेट ऑफ बैकवर्ड इसकी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि इसके साथ कोई है ही नहीं, हमने प्रोडक्ट नहीं लिखी। ठीक है ना? तो यही ला हमें कह रहा है कि ये दोनों रेट इनके साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम दोनों को करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारी केएफ अपन के भी बन जाएगा केसी के बराबर। ठीक है भाई। तो आपको ये बात समझ में आ गई। और एक चीज याद रखनी है, ये जो एक्टिव मास हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम हम कहते हैं एक्टिव मास। मेरा पिछला वीडियो देखिए, एक्टिव मास मैंने डिफाइन कर दिया है। और इट इज वाइडली सुटेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो लॉ है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ये मैंने पिछले वीडियो में चीजें बताई हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको कैसे पता चले, ये कंसंट्रेटेड कैसे पता चले, ये मैंने पिछली वीडियो में बताई है। तो गाइस आप मेरा पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। और ये तो आपकी चीजें क्लियर हो गई। अब मसला ये होता है कि हम केसी किस तरह लिखते हैं, हाउ टू राइट केसी। ये बड़ा सवाल होता है बच्चों का कि सर हम केसी को किस तरह लिखें। हाउ टू राइट केसी इक्वेशन। हम कैसे इक्वेशन किस तरह लिखें? सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम कैसे इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है PCl5। ठीक है भाई। अब हमें पता है कि Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट के बराबर होता है Kc। ठीक है भाई। और प्रोडक्ट कौन सी चीज है? PCl5 लिखेंगे, ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, ब्रेसेस में रखेंगे, कोई कोफिशिएंट नहीं है, नहीं लगाएंगे, अपान की निशानी। रिएक्टेंट में पहली चीज है PCl3 हम रखेंगे, उसके बाद प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, बाद में रखेंगे Cl2। तो ये आपकी कैसी लिखना आपको इजीली आ गई। ठीक है भाई। दूसरी की कैसी आप किस तरह लिख सकते हैं भाई? एक और इक्वेशन अगर मैं आपको दूं भाई, इसकी आप इक्वेशन लिखें, कैसी लिखें, तो किस तरह आप लिखेंगे? 2SO3। अब इसकी हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट कौन सी चीज है हमारी? SO3। ये 2 हम देंगे इसको पावर, अपान की निशानी, ये क्या लिखेंगे? SO2 लिखेंगे। ये 2 क्या हम देंगे? पावर, प्लस की साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। तो इस तरह हम डिफरेंट इक्वेशन की कैसे हम लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट इक्वेशन की हम कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा भी आप लोगों को मिसाल दूं तो जितनी आप चाहें मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, आप इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप किन किन की आप कर सकते हैं, किन की आप नहीं कर सकते। याद रखना कि कैसी अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। आई ना बात समझ में? तो जहां पे जो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा वहां पे कैसे हम अप्लाई करेंगे। दूसरा ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं भाई क्या इस इस रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, हाउ यू आइडेंटिफाई आप इस तरह करेंगे, रिएक्शन को देखेंगे कि भाई ये जो नीचे हमारे पास ये जो चीज है, ये हमारे पास चीज क्या है? ये हमारे पास चीज है अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है भाई? अल्कोहल हमारे पास मौजूद है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ईथीन। क्या हमारे पास है? ये हमारे पास है ईथीन, हमारे पास है। तो ये है ईथीन। अब सॉरी ये है अल्कीन है। ओके, इसको नाम फिलहाल के लिए अल्कीन दे। तो अल्कोहल में से क्या बना है? अल्कीन बना है। और अल्कोहल में से अल्कीन कौन बना सकता है? वो बना सकता है आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। तो जहां पे रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड चीज लग जाए, वहां पे आपका लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है ना? जहां पे आपको कंसंट्रेटेड लफ्ज इस्तेमाल हो जाए वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि वहां पे मोलरिटी उस रिएक्शन में एक्टिव मास से ज्यादा होती है। आई ना बात समझ में? तो ये हमने आज चीजें पढ़ी, आप लोगों के साथ डिस्कस किया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम केसी का यूनिट किस तरह मालूम कर सकते हैं और केसी किन कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई, तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एक्टिव मास क्या होता है, इट इज होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो कुछ चीजें आप इस वीडियो में आखिर में कुछ चीजें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ क्या क्या होती हैं, कि भाई एक्टिव मास और मोलरिटी बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो एक्टिव मास और मोलरिटी आपस में बराबर होती है। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो मोलरिटी ज्यादा होती है, एक्टिव मास कम होता है। दूसरी बात ये कि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे पाया जाता है और दूसरा डाइल्यूट रिएक्शन के लिए पाया जाता है। उसके बाद ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर में होती है और क्लोज कंटेनर में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होती हैं। ये चीज याद रखें, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गोल्डबर्ग एंड पीटरबर्ग ने दिया था। ये कुछ चीजें मेरी आप नोट कर लें, क्योंकि मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी नहीं है, वो आप नोट भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मुझे दें इजाजत, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ओके।